वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम अंग्रेजी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्ब को पढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाइए, वर्ब समझ में अच्छे से नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, बट एक जीरो लेवल से, एक बेसिक लेवल से सारे लोगों के लिए जो का न केवल मैट्रिक के और इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, बल्कि वे लोग भी जो अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं उनके लिए वर्ब एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। माय डियर, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि एक अंग्रेजी की फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, एक होती है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO, S प्लस V प्लस O। तो इसमें S फॉर सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट का तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, प्लस उसके अलावा जो वर्ब होता है भी, वर्ब जो होता है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है माय डियर। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं। जब कभी भी हम बोलेंगे तो एक सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल सी बात है। और सेंटेंस का निर्माण हमेशा वर्ब के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी सेंटेंस के निर्माण में वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है माय डियर। ऑब्जेक्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, तभी हम सेंटेंस बोल सकते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? आई ईट, मैं खाता हूँ। बट विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं बनता है माय डियर। तो इसको हमेशा ख्याल रखिएगा कि वर्ब एक हमेशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अंग्रेजी सीखने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है माय डियर। आज समझेंगे वर्ब को। वर्ब मीन्स क्या होता है? तो सीधा सीधी इसकी हिंदी होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया, यानी कि जिससे कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं कि क्रिया हुआ। तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे किताब में तो डिफिनेशन लिखी हुई है, अनेकों डिफिनेशन है, बट मैंने भी एक डिफिनेशन जनरेट करने का प्रयास किया। ये मेरा खुद का अपना डिफिनेशन है। अ वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज अ नाउन और प्रोनाउन डज। यानी कि वर्ब जो होता है वह दिखाता है। वर्ब इज ए वर्ड, एक शब्द होता है व्हिच शोज, जो यह दिखाता है कि नाउन और प्रोनाउन डज, कि नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं। माय डियर, ओनली फॉर मैंने नाउन और प्रोनाउन को लिया है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जनरली तौर पे जो सब्जेक्ट होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट मतलब कि नाउन और प्रोनाउन। ऐसे सब्जेक्ट हेल्पिंग है, प्रिंसिपल वर्ब भी होते हैं बहुत सारा। आप देखेंगे कि टू लगा करके इंफिनिटिव भी होता है। बस साधारण तौर पे, मोटे तौर पे सब्जेक्ट क्या बनते हैं? तो नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो वर्ब वर्ब का एक इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है किसी भी सेंटेंस के निर्माण में, यह हमेशा याद रखिएगा। और अंग्रेजी का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO, सेंटेंस निर्माण के लिए याद रखिएगा। वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमेशा अंग्रेजी सीखने के लिए। आगे देखेंगे तो तीन वर्ड निकल कर क्या आता है? एक्शन, रिलेशन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन, रिलेशन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। माय डियर, ये तीन शब्द मिलकर के वर्ब को जनरेट करते हैं। एक्शन क्या होता है? यानी कि जब कोई कार्य होता है, जैसे आप कुछ सेंटेंसेस को बताना चाहूँ, जैसे यहाँ देखिए आई एम प्लेइंग। तो प्लेइंग में क्या है? आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि ही वाज वॉकिंग। वॉकिंग में क्या है? तो वो एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, टहल रहा है। उसी तरह और देखेंगे, इसमें तो और कोई सेंटेंस दिख नहीं रहा, तो दो चीज एक्शन को शो कर रहा है, प्लेइंग, वॉकिंग। और भी देखेंगे जैसे कि रिलेशन और पोजेशन। तो माय डियर, रिलेशन और पोजीशन यानी कि संबंध होना, अधिकार होना। जैसे आप कुछ सेंटेंस में देखेंगे आई हैव अ कार। यहाँ पर जो हैव देख रहे हैं वो किसको दिखा रहा है? कि मेरे पास एक कार है, यानी कि कार पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। उसी तरह आप देखेंगे कि और देख लेते हैं, द किंग हैड 3 सन्स, यानी कि किंग के पास, राजा के पास कितने बेटे हैं? तो 3 बेटे थे। हैड, तो हैड किसको दिखा रहा है? उसके अधिकार को दिखा रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है। तो यहां से निकल के आया रिलेशन और पोजेशन। तीसरी बात है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी होना, कुछ भी चीज होना। जैसे देख लीजिए ही इज गुड, वह क्या है? अच्छा है। तो इज किस चीज का निर्माण कर रहा है? वर्ब का, वर्ब है। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि सीता इज टॉल, तो इज क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। तो तीन चीजों को आप याद रखेंगे वर्ब समझने के लिए, एक्शन, रिलेशन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? तो माय डियर, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं। यहां से जनरली तौर पे समझिए, आगे
फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और भी वर्ब आते हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेक्सिकल और भी आते हैं तो उसकी चर्चा करूंगा। बस आप मुख्य रूप से इतना जानिए कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ओनली फॉर टू पार्ट्स। कौन कौन? तो मेन वर्ब जिसका एक और नाम है प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब जिसका एक और नाम है एक्जुलरी वर्ब। तो माय डियर हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब जो कि इसका एक और नाम है प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसका एक और नाम है एक्जुलरी वर्ब। इसको समझेंगे माय डियर। एक बात मैं आपको बताना और चाहूंगा कि मेन वर्ब क्या होता है, तो इसकी मैंने डिफिनेशन को यहाँ मेंशन किया, आप देखेंगे कि द वर्ब यूज अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। आप देखें यहाँ पे द वर्ब यूज अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, यानी वैसा वर्ब जिसका प्रयोग अकेले, एलोन मींस अकेला, या टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं माय डियर? तो मेन वर्ब। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है? एक तो प्लेइंग जो वर्ब है वो किसके साथ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, तो प्लेइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। उसी तरह यहाँ देखेंगे कि आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव क्या हो गया? मेन वर्ब। उसी तरह यहाँ देखेंगे ही इज गुड, कोई वर्ब नहीं है तो इज क्या है? मेन वर्ब। उसी तरह आप देखेंगे कि आई ईट, मैं खाता हूं, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि एलोन अकेला आया है तो क्या है? ईट क्या है? मेन वर्ब। उसी तरह आप देखेंगे कि सीता इज टॉल, सीता लंबी है, तो यहाँ टॉल क्या है? लंबी है, तो ये तो एडजेक्टिव है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ भी कि ही वाज वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है? टहल रहा है, मेन वर्ब है। यहाँ पर किसके साथ आया है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है। तो मेन वर्ब अकेले भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ आई ईट में आया हुआ है, एलोन आ सकता है, और किसके साथ आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो इसको समझ गए आई होप कि मेन वर्ब किसको कहेंगे? तो वैसा वर्ब जो सेंटेंस में अकेला यानी कि एलोन प्रयुक्त होता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रयुक्त हो, उसे क्या कहेंगे? मेन वर्ब। दूसरी बातें आती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो माय डियर इसके लिए मैंने लिखा कि हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म्स अ टेंस, वॉइस, मूड etc, यानी कि आप देखेंगे कि जो क्रिया, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की यानी कि मुख्य क्रिया की जो ये मेन वर्ब है उसकी सहायता करती है, उसी को हम क्या कहते हैं माय डियर? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि फिर से मैं एक बार बताऊं आपको, हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब, वह जो मेन वर्ब की क्या करती है? सहायता करती है, क्या करने में? टेंस का निर्माण करने में, वॉइस का निर्माण करने में, मूड इत्यादि का निर्माण करने, अवस्था को बदलने में, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आइए कुछ और बातों को देखते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग है, यानी कि मैं खेल रहा हूं तो प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। इसकी सहायता कौन कर रहा है? एम, तो यहाँ क्या हो गया? एम हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब है, तो इसकी सहायता कौन कर रहा है? वाज, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं माय डियर। मेन वर्ब अकेले भी प्रयुक्त होता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रयुक्त होता है, बट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि मेन वर्ब की सहायता करती है टेंस, वॉइस आदि को बदलने में, और वो उस तरह के प्रयोग होती हैं, तो उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब एक और बात आती है, हेल्पिंग वर्ब की संख्या लिमिट है। जैसे कि आप देख रहे हैं एम, इज, आर, यहाँ से देख सकते हैं आप एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये क्या होते हैं? 24 जो होते हैं, इनकी संख्या 24 मानी गई। कितनी मानी गई? 24। और इसके अलावा और भी है, जैसे कि डेयर होता है, इधर छूट गया है लिखने के लिए, डेयर नीचे जगह नहीं था, डेयर के अलावा आप यूज टू को ले सकते हैं, यूज टू होता है। फिर उसके बाद आप इधर शैल और विल देख रहे हैं, इसको शुड और वुड होता है, तो यहाँ से आप गिन सकते हैं शुड, वुड, और एक तो आप देखेंगे कि नीड को भी हम इसमें लेकर चलते हैं एक्जुलरी वर्ब में। तो इसकी संख्या सीमित है, 24 मानी गई है। मेन वर्ब की संख्या का अगर बात करें, जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो ये इनडिफिनिट आ जाती है, यानी कि इनकी संख्या असीमित है। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि मेन वर्ब को हिंदी में पहचानने का आसान तरीका है, इसके अंत में ज्यादातर ना लगा रहता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, चलना, उठना, बैठना, सोना, यानी कि वॉकिंग मीन्स घूमना, रीड मीन्स पढ़ना, प्लेइंग मीन्स खेलना, टॉक मीन्स बात करना, स्पीच मीन्स बोलना। तो इस तरह के क्रिया को क्या कहते हैं हम? इट मीन्स खाना। तो ऐसे जिसके अंत में ना आता है उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा सा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूं कि इसको समझिए। अगर मैं लिखता हूं कि आई एम गुड, अब यहाँ बहुत लोग समझते हैं कि एम क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब में लिखा था कि एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बट माय डियर गलती मत कीजिएगा, अगर कोई क्रिया, अगर किसी भी वाक्य में
कोई दूसरी क्रिया नहीं रहती है, केवल एक क्रिया रहती है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब मान लेते हैं। यहाँ पर एम मेन वर्ब है, इसी बात को समझना है। ये चीजें बिल्कुल आपको नया लगेगा, आई होप कि आप इस चीज को नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर एम क्या है, मेन वर्ब है। अगर इसी बात को मैं लिखूं कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ब और आ गया रीडिंग, तो ये मेन वर्ब हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो एच बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इस चीज को हमेशा समझिएगा कि अगर वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं रहता है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हम उसको मेन वर्ब मान के चलते हैं। इसी तरह के एक और सेंटेंस को मैं आपको बता दूं कि अगर मैं लिखता हूं कि ही इज हंग्री, ही इज हंग्री, वह भूखा है, तो यहाँ पर इज क्या है माय डियर, यहाँ पर इज मेन वर्ब है। इसको हमेशा ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इज मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर वाक्य में कोई दूसरा वर्ब प्रयुक्त नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब किसका काम करता है, मेन वर्ब का। अगर इसी एक सेंटेंस को और लिखें कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। तो आई होप कि आपको यहाँ से दो चीजें बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब अकेले प्रयुक्त होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि वो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए टेंस, वॉइस इत्यादि को बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग हुआ है, तो वो मेन वर्ब की तरफ बन जाता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। इसके बाद इसकी वर्ब की दूसरी वीडियो आएगी पार्ट 2 पार्ट 3 करके, जिसमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट आदि वर्ब की हम चर्चा करेंगे, लेक्सिकल, और इसके और भी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब के, और इन सारे चीजों को मॉडल एक्जुलरी वर्ब की चर्चा करेंगे। तो आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, प्लस में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।